साथियों नमस्कार। साथियों लगभग 43 साल बाद 43 इयर्स बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत गया है। कुवैत एक छोटा सा देश है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और इस बात पर भी विमर्श किया जा रहा है कि भाई मोदी जी को कुवैत जाने की आखिर क्यों पड़ी। ऐसा क्या भारत का स्ट्रेटेजिक मूव है कि कुवैत के साथ भारत रिश्ते और अच्छे करना चाह रहा है। कुवैत क्या सिग्निफिकेंस रखता है भारत के लिए, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो कुवैत ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, जैसे हमारे देश में भारत रत्न है, ऐसे अलग अलग देशों का अगर देखा जाए तो टोटल 20 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। और हमारे भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री की जो लीडरशिप है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं, जो ट्रेड डिसीजंस हैं, उन सब को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है भारत को छोड़ करके। हम भारतीयों को ऐसा लगता है कि जब हम प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं तो कोई पॉलिटिकल चर्चा हो रही है या लोग अलग अलग तरीके से बाइस्ड बताते हैं, लेकिन जब देश की बात हो रही होती है और देश का प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है तो सभी को गर्व होना चाहिए। इसमें पार्टी वार्टी नहीं देखनी चाहिए। बहरहाल ये जो 20 देशों का सम्मान मिला है, आप जान के हैरान होंगे इसमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश हैं जी। और इन इस्लामिक देशों में भी फिलिस्तीन भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी शामिल है। यानी ऐसे देश जिनको लेकर के यहाँ राजनीति चलती है, जय फिलिस्तीन का नारा लगाना, यहाँ के मुसलमानों को भड़काना, इस तरीके के जो काम किए जाते हैं भारत में, वो फिलिस्तीन रिकॉग्नाइज करता है कि मोदी क्या है। लेकिन यहाँ फिलिस्तीन का नारा सिर्फ इसी लगाया जाता है ताकि यहाँ के मुसलमान को फिलिस्तीन के नाम नाम लेकर के मोदी के खिलाफ खड़ा किया जा सके। दुनिया में केवल भारत का मुसलमान ऐसा है जो मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बाकी हर मुसलमान मोदी को इतना पसंद करता है कि 20 में से आधे से ज्यादा देश ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप पाकिस्तान के मुसलमान को भी आज जाके पूछेंगे तो वो भी कहता है कि हाँ मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। जब से इमरान खान ने मोदी जी को रिकॉग्नाइज किया है तब से पाकिस्तान की जनता भी इस चीज़ को मानने लगी है। ये फैक्ट है। इसमें कई लोगों को अगर बुरा लगे तो लगता रहे, फैक्ट है तो फैक्ट है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि साहब मोदी जी ऐसा क्यों है कि वहां पर गए कुवैत में। तो पहली बात तो कुवैत एक ऐसा देश है जो लगभग लगभग यूएई की तरह है, लगभग लगभग यूएई की तरह है। और यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुले विचारों वाले हैं। और यहाँ के क्या, यूएई के भी हैं, सऊदी के भी हैं। अब जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं धीरे धीरे अपने विचारों को खोल रहे हैं और नई चीज़ों को अपना रहे हैं और नए विचारों के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं। हम इस्लाम धर्म को जिस तरीके से भारत में दिखाते हैं या जिस तरीके से कट्टरता उनमें भारत में भरी गई है, ऐसी कट्टरता और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, विशेष तौर पर इन देशों में। ये जितने भी देश हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है कि भारत के मंदिर वहाँ बन रहे हैं। भारत के मंदिर यूएई में जब बन रहा था तो यूएई की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस मंदिर को मस्जिद की तरह बनाना चाहती थी। तब यूएई के प्रिंस ने कहा कि भाई मस्जिद की तरह क्यों बना रहे हो, मंदिर वैसे ही बनाओ जैसे बनना चाहिए। इतनी एक्सेप्टेंस है। दिवाली होती है तो यूएई सऊदी के लोग मिलकर के दिवाली मनाते हैं। हर त्योहार को उस तरीके से मनाया जाता है जिस तरीके से ईद मनाते हैं वो लोग। पर भारत में उल्टा ही केस चलता है और इस पर चर्चा भी नहीं करने दी जाती। आप चर्चा कर दोगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, आप कम्युनलिज्म कर रहे हो। जबकि हम तो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ही से तो निष्कर्ष निकलता है चीज़ों का या उसी से तो सुधार आता है। पर हमारे देश में कोई करना नहीं चाहता। बहरहाल कुवैत में ऐसे ऐसे राइटर्स भी हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके किताबें वहाँ पर लिखी, मोदी जी को पेश की और इस चीज़ को वहाँ पर काफ़ी सम्मानित रूप से भी देखा गया। इतना ओपन माइंडेड कुवैत है। तो कुवैत क्या चाह रहा है कि धीरे धीरे अब अपनी इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहा है। कुवैत अभी तक पूरी तरह से तेल पर निर्भर था, तेल बेच के ही पैसे कमा रहा था। अब कुवैत को पता चल गया कि धीरे धीरे दुनिया जो है न्यू एनर्जी की तरफ जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, लिथियम आयन बैटरीज चल रही हैं, ऑयल पर निर्भरता कम हो रही है। तो हमें अपनी इकोनॉमी को अब ऑयल से शिफ्ट करके किसी और चीज़ पर बनाना चाहिए। इसलिए कुवैत भी यूएई की तरह, जैसे यूएई ने अपने यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि अब उन्हें तेल पर ज़्यादा निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अलग अलग तरीके से ट्रेड और कॉमर्स के जरिए तलाश रहे हैं, नए नए बिजनेसेस पैदा कर रहे हैं। उसी तरह से कुवैत करना चाहता है। तो कुवैत ने कुवैत विजन 2035 करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है और वो नया कुवैत बनाना चाहता है, ऐसा कुवैत का कहना है। तो इससे पहले कि कुवैत नया कुवैत बनाए, अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाए, टेक्नोलॉजी लेकर के आए, नए इंजीनियर्स लेकर के आए, जो नया कुवैत बनाए, उससे पहले ही भारत पहुंच गया। और मोदी जी ने कहा कि अच्छा आप नया कुवैत बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखो भाई भारत ऐसा देश है जो इस समय पूरी दुनिया में नई ऊर्जा को लेकर के चर्चा में है और लीड कर रहा है।
हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसमें सौर ऊर्जा को लेकर के हम अलायंस बना करके देशों को शामिल कर रहे हैं। हमने कुवैत से भी कहा कि तुम भी आ जाओ। हम लिथियम आयन बैटरी के मामले में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने देश में ई वाहनों को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको प्रमोट कर रहे हैं, उसको आगे ले आने में सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल पर हम काम कर रहे हैं, हर तरह के बायोफ्यूल्स पर हम काम कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया को पर्यावरण के प्रति सजग करने के लिए, नई एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए भारत भरसक प्रयास कर रहा है, उसमें लीड भी कर रहा है। और भारत चाहता है कि जो देश अब नया डेवलपमेंट अपने यहाँ करना चाहते हैं, जैसे कुवैत, वहां पर भारत ये टेक्नोलॉजी लेकर के जाए और उन देशों को आगे आने में मदद करे। वो देश भी ये चाहते हैं। अब आप कहेंगे इससे भारत को क्या फायदा? मोदी जी क्या सिर्फ दूसरी की मदद करने जा रहे हैं? नहीं, मोदी जी का कहना यह है कि देखो भाई कुवैत, तुम्हारे पास तो पैसा है और तुम ये चाहते हो कि आगे भी पैसा बना रहे, इसलिए तुम ये नया कुवैत का कॉन्सेप्ट लेके आए हो। अब देखो, तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम भी अपने देश में इस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर के जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा पैसे की कमी पड़ रही है, तो तुम्हारे यहाँ पर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उससे बोलो कि कुछ पैसा हमारे यहाँ लगा दे और हमारे देश में न्यू एनर्जी का डेवलपमेंट करवाए। तो कुवैत इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है और एमओयू साइन हो गया कि कुवैत की कंपनीज आकर के, जो उनकी अथॉरिटी है, सरकारी अथॉरिटी है, यहाँ आकर के पैसा लगाएगी और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसमें भारत की मदद करेगी। बदले में भारत अपने लोगों को वहां ले जाकर के, टेक्नोलॉजी को ले जाकर के उन लोगों को नया कुवैत बनाने में मदद करेगा। एक तो ये है जिस पर बात बननी है। दूसरी बात है कुवैत का महत्वपूर्ण होना हमारे देश के लिए। देखिए, कुवैत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का एक सदस्य है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल क्या है? इन देशों का एक समूह है जिसमें कुवैत है, सऊदी है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और यूएई है। इन सब देशों का एक समूह है और इस समूह को गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहते हैं। और ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से भारत का अच्छा खासा व्यापार होता है। भारत का जो भी ट्रेड होता है टोटल, उसका 1/6 तो इसी से होता है। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत सभी देशों के साथ बना करके चले। हर जगह मोदी जी जाते रहते हैं, बस यही नहीं गया था कोई, तो यहाँ भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर भारत के बहुत सारे मजदूर जाके काम करते हैं, बहुत सारे भारतीय यहाँ काम करते हैं। कल को मान लो किसी देश में कुछ उठापटक हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो सबसे पहले भारतीय खतरे में आते हैं। अगर हम इन देशों से अच्छी बना के चलेंगे तो हम फोन कर देंगे कि भाई भारतीयों को ना ठीक ठाक निकाल देना, वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ये लोग कर देंगे। इससे हमारी सॉफ्ट पावर का एहसास दुनिया को होता है। जैसे यूक्रेन में आपको पता है भारतीय फंस गए थे, तो भारत का झंडा देख करके उन्हें जाने दिया जा रहा था। इससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। अगर हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, किसी से कुछ वास्ता नहीं रखेंगे, तो कल को जब हमारे नागरिक फंसेंगे तो सामने वाला देश मदद नहीं करेगा। तो ये एक, जैसे कतर के साथ भी हुआ था, आपको याद है, कतर में हमारे कुछ देशवासियों को, एक्स सैनिकों को सजा सुना दी गई थी। फिर भारत के प्रधानमंत्री ने दखल दिया तो उस सजा को जो है माफ कर दिया था। कुवैत में जो टोटल इनकी जनसंख्या है उसका 21% भारतीय है कुल जनसंख्या का। इनकी कुल पॉपुलेशन कितनी है उसको मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ यूएई के साथ। तो देखिए, यूएई की चूंकि हमने चर्चा करी है, तो कुवैत में टोटल पॉपुलेशन है 47 लाख, 47 लाख लोग रहते हैं, 48 लाख लोग मान लीजिए। इनमें से लगभग 10 लाख लोग भारतीय हैं। और अगर यूएई की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। इसका सरफेस एरिया देखें तो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका 98,000 स्क्वायर किलोमीटर, इसका ज़्यादा है यूएई का, है ना। और बाकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में यूएई का जो जीडीपी है 545 बिलियन डॉलर्स है, कुवैत का 161 बिलियन डॉलर है, बहुत पीछे है। कुवैत इसी में आगे आना चाहता है, खुले माइंड का है, यूएई जैसा कैरेक्टर है, यूएई की तरह विकास करना चाहता है, यूएई की तरह अपने आप को आगे लाना चाहता है, इसलिए ही भारत की मदद ले रहा है। पर कैपिटा प्रति व्यक्ति कितनी है? यहाँ पर है $49,000 प्रति व्यक्ति, यहाँ पर है $32,000, काफी ज्यादा है कुवैत की वजह से देखा जाए तो। एक्सपोर्ट कितना करता है? लगभग $402 बिलियन का, और ये करता है $101 बिलियन का। तो इसे अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ाने हैं, इसलिए भारत इनकी मदद कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भारत कुवैत में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या भारत ने यूएई में नहीं लिया? नहीं लिया। भारत ने यही गलती कर दी। इन देशों को आगे लाने में अगर भारत उस समय उतनी मदद कर देता जितनी किसी ने ना करी हो, तो ये सब भारत के बहुत अच्छे मित्र साबित होते। ये वो देश नहीं है जो पीठ में खंजर घोंप देना, ये वो देश हैं जो आपके साथ हमेशा दोस्ती करके चलेंगे। कुवैत वो देश था, जब हमारे यहाँ पर कोरोना चल रहा था तो कोरोना काल में हमने मदद मांगी थी कि भाई ऐसा है कि हमको थोड़ा ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, ऑक्सीजन दे दो जरा।
तो कुवैत ने हमको लगभग 215 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भिजवाई थी, और कुवैत ने यह भी कहा था कि और चाहिए तो और ले लेना, हमारे पास पड़ी हुई है। तो उसने मदद करी थी हमारी, तो अब हमारा भी फर्ज है। दूसरा, चूंकि हमारी लेबर वहां रहती है, हमारे बहुत सारे मजदूर वहां रहते हैं, तो बहुत सारा रेमिटेंस वहां से आता है। और रेमिटेंस यानी कि विदेश में रहने वाले भारतीय जो हमारे देश में पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस बोलते हैं। हमारे देश में रेमिटेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और लगभग अभी जो चल रहा है 125 बिलियन डॉलर रेमिटेंस के तौर पर आता है। यानी एक अच्छा खासा अमाउंट है, लगभग लगभग ये उतना है जितना हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं। ये देखिए 1990 के आसपास 2 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आता था, बढ़ता 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 125 बिलियन डॉलर हमारे पास रेमिटेंस अब आने लगा है। इसमें से एक सबसे बड़ी मात्रा जो आती है ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से आती है। यहाँ पर बहुत सारे साउथ इंडियंस जा करके नौकरी करते हैं, तो हमें इसलिए भी उनसे बना के चलनी पड़ती है, ठीक है ना। और ट्रेड हम दोनों करते हैं लगभग 10 बिलियन डॉलर का। ये भारत का और कुवैत का ट्रेड है। कुवैत में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 30% भारतीय हैं, ये भी पता होना चाहिए। 100 में से 30 लोग भारतीय हैं वहाँ लेबर में या वर्कर्स में, और अगर वहाँ पर जनता में देखा जाए तो 100 में से 21 लोग भारतीय हैं। इसलिए कुवैत ज़रूरी है, इसलिए इन देशों से संबंध जरूरी है। तो भारत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो खेला है इन्वेस्टमेंट में। तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, तुम्हें ऊपर उठा देंगे। छोटा सा देश है, हाल ऊपर उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़िंदगी भर याद रखेगा। और पूरे उस वेस्ट एशिया में एक ऐसा देश अपना बन जाएगा जिस देश से हम जो चाहें फ्रेंड के तौर पर मदद मांग सकते हैं, मदद दे सकते हैं। वो जोन ऐसा है जहाँ पर एक तरफ इराक है, एक तरफ इराक है, एक तरफ सऊदी है, एक तरफ ईरान है। और कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी सऊदी से भी बनती है, इराक से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। इराक से वैसे ज़्यादा नहीं बनती क्योंकि लड़ाई हुई थी, लेकिन सऊदी और ईरान से तो बहुत अच्छी बनती है। और सऊदी और ईरान दोनों ही कट्टर दुश्मन है। कुवैत की दोनों से बनती है, भारत की भी दोनों से बनती है, ईरान से भी और सऊदी से भी। तो इस पॉइंट पे भारत और कुवैत एक सिमिलरिटी रखते हैं। कल को ये भी काम आ सकता है जब यहाँ पर डिस्टरबेंस होगा, तो ये भी एक चीज़ है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जियोपॉलिटिक्स चला रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या फर्दर इसमें डेवलपमेंट होता है। कुछ अगर डेवलपमेंट आता है तो मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा। और बाकी हमारे देश को जो सम्मान मिलता है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। कोई कुछ भी लेवल लगाए, लगाने दो, ये इमेच्योर लोग हैं। मैच्योर डेमोक्रेसीज वो होती हैं जो चीज़ों का सम्मान करना जानती हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द धर्म। यूएसए में आप देखिए, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि यूएसए में एलन मस्क ट्रंप को इलेक्शन में मदद कर रहे हैं, खुलेआम पैसा दे रहे हैं, खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, और अब भी ट्रंप जैसी ही बातें रख रहे हैं। कभी कनाडा को हड़का देते हैं, कभी जर्मनी को हड़का देते हैं। तो जब एलोन मस्क वहाँ खुलेआम एक बिजनेसमैन होकर के पॉलिटिशियन का साथ दे सकते हैं और जनता स्वीकार करती है इस चीज़ को, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे देश में अडानी का नाम जबरदस्ती जोड़ा जाता है। कल को हमारे देश में मान लो अडानी मोदी जी को ऐसे फाइनेंस करने लग जाए, या अडानी खुल करके कहने लग जाए कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम चाहते हैं मोदी जी जीते, तो इस देश में बवाल हो जाएगा। और अमेरिका में ये चीज़ स्वीकार्य है। इसलिए अमेरिका एक मैच्योर डेमोक्रेसी है और हम इमेच्योर डेमोक्रेसी हैं। वो डेमोक्रेसी धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ी है, उनके अंदर धीरे धीरे विकास आया, तो उनमें उनकी सोच बढ़ी है। हमारी सोच टिकड़ी हुई है। हमको अडानी बोल दो तो हम समझते हैं कुछ गलत हो रहा है। ये हमारी सोच का फर्क है। तो इसलिए हमारे देश में जब मोदी जी की तारीफ करते हैं हम, या अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा जो है बाइस्ड हो गया। बिल्कुल होंगे साहब, क्यों नहीं होंगे। अपने देश के प्रधानमंत्री का कौन साथ देना नहीं चाहता। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश आगे निकलना चाहिए, हम बिल्कुल देंगे। कुछ गलत होगा क्रिटिसाइज भी करेंगे, ये एक फैक्ट है। तो मैच्योर व्यक्ति की तरह हमें बिहेव करना चाहिए जब भी हम जियो पॉलिटिक्स की, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आगे कुछ भी होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।